हेलो दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न पुरा पाषाण काल के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला बिंदु है, मनुष्य पत्थरों से निर्मित हस्त कुठार, विदारणी एवं खंडक का उपयोग करता था। उपकरण निर्माण में क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। इस काल के मनुष्य संभवतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा बिंदु यहाँ पे सही दिया गया है। पहला बिंदु कहता है कि पूरा पाषाण काल के संदर्भ में है ये, मनुष्य पत्थरों से निर्मित हस्त कुठार, विदारणी एवं खंडक का उपयोग करता था। और दूसरा कथन, उपकरण निर्माण में क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल व मध्य पाषाण काल व नव पाषाण काल के विषय में बताया गया है, और इधर सूची में उससे संबंधित कार्य और उसका कुछ समय काल दिया गया है, जिसमें दूसरा प्रश्न के अंतर्गत सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। मध्य पुरा पाषाण काल के सामने खुरचनी बेधक संस्कृति ये आ जाएगा, और उच्च पुरा पाषाण काल के समक्ष फलक एवं तक्षणी संस्कृति, और मध्य पाषाण काल के समक्ष सूक्ष्म पाषाण संस्कृति होगा, और नव पाषाण काल के समक्ष पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति, यानी इस समय पॉलिश्ड वाले उपकरण आ चुके थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? बुर्ज होम संस्कृति, ज्ञानेश्वर संस्कृति, जोरवे संस्कृति, आहार संस्कृति, और ये कहाँ पे स्थित थे ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, आहार संस्कृति। ये मध्य प्रदेश दिया गया है, जो कि असत्य है। बाकी सभी सत्य हैं। बुर्ज होम संस्कृति कश्मीर से संबंधित है, ज्ञानेश्वर संस्कृति राजस्थान से, व जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र से संबंधित हैं, जो कि सही दिया गया है। किंतु प्रश्नानुसार ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। खाद्यान्नों की कृषि नव पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। दूसरा है, बर्तन बनाने का तरीका मध्य पाषाण काल की एक बड़ी उपलब्धि थी। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं वह स्थल जहाँ व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता है, वह स्थल जहाँ वैदिक आहुतियाँ दी जाती थीं। नव पाषाण काल के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष या भट्ठे जहाँ बर्तन पकाए जाते थे, मृद भांड पकाए जाते थे। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। नव पाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है, कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। दूसरा है, सराय नाहर राय से युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तीसरा है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म हथनौरा से मिला है। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी ये तीनों कथन जो ये 1 2 3 दिए गए हैं, ये बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। ए कनिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। दूसरा है, मध्य पाषाण युग के गुफा चित्रों में हिरण की आकृति सबसे ज्यादा
देखने को मिलती है। तीसरा है कोल्डिह्वा यानी बेलन घाटी से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसमें सभी विकल्प यहाँ पर सही दिए गए हैं, सभी तथ्य ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल व ताम्र पाषाण काल। और इस काल से इन कालों से संबंधित इनके कुछ कार्य, इनके कुछ निर्माण दिए गए हैं। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। पुरा पाषाण काल के सामने शैलाश्रय अधिवास हो जाएगा और मध्य पाषाण काल के सामने बिल्कुल सही दे रखा है नदी तट अधिवास, और नवपाषाण काल के समक्ष होगा गर्त अधिवास व ताम्र पाषाण काल के समक्ष कच्चे एवं पक्के मकान बनने लगे थे। तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थल से निम्न मध्य एवं उच्च पुरा पाषाण संस्कृति के अवशेष मिले हैं? कश्मीर घाटी से, गोदावरी घाटी से या बेलन घाटी से अथवा कृष्णा घाटी से? तो ये मिले हैं ऑप्शन सी, बेलन घाटी से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियां, मृदभांड या अस्थि अवशेष? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा, यानी जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियां व अस्थि अवशेष भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में मिले हैं या उपयोगी तथ्य ये पाए गए हैं, ये सामग्रियां पाई गई हैं। निम्न पशुओं के युग्म में से किसका सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय एवं घोड़ा, हाथी एवं बाघ, गैंडा एवं शेर या गाय एवं बाघ? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, गाय एवं घोड़ा। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा, पहला, दूसरा, यानी मुद्रांकन पर कपड़े के निशान लोथल से पाए गए हैं और नाली पर कपड़े का निशान ये आलमगीरपुर से पाया गया है और कपड़े का टुकड़ा ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये ऐतिहासिक स्रोत हैं एक प्रकार से। 12 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जुते हुए खेत का साक्ष्य निम्न में से किस स्थल से प्राप्त होता है या प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से अथवा लोथल से? तो ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। जुते हुए खेत का साक्ष्य या प्रमाण मिला है कहाँ से? कालीबंगा से। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सैंधव सभ्यता को दिया जाता है। दूसरा है भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हड़प्पा काल से ही माना जाता है। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? नगर नियोजन के लिए या मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए या फिर कृषि संबंधी कार्य के लिए या उद्योगों के लिए?
तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प यहाँ पर तथ्य सही दिया गया है। दूसरा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तथा कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है और उद्योग धंधों के लिए भी जानी जाती है। तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, व्यापार एवं वाणिज्य की उन्नत दशा या लोहे का प्रचुर उपयोग अथवा मातृ देवी की उपासना। तो इसमें सही उत्तर होगा लोहे का प्रचुर उपयोग, ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा एक कथन असत्य है? तो ये होगा लोहे का प्रचुर उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं किया जाता था, इसलिए यहाँ पर प्रश्नानुसार उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। शेष ए, बी व डी में जो तथ्य दिए गए हैं वह पूर्णतया सत्य हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? सबसे बड़ी इमारत स्नानागार है क्या? चांदी का मुकुट कुणाल कहा जाता था या बंदरगाह का साक्ष्य लोथल से मिलता है या उपरोक्त सभी सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। सबसे बड़ी इमारत स्नानागार। तो ये यहाँ पर सही नहीं है। बाकी सभी तथ्य सही हैं कि चांदी का मुकुट को कुणाल कहा जाता था, वह बंदरगाह का साक्ष्य हमें लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है, तो बंदरगाह का साक्ष्य लोथल से मिला है। तो यहाँ पर बी व सी तो सही हैं, किंतु यहाँ पर प्रश्नानुसार ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट व दूसरी तरफ सूची सेकंड दिया गया है, जिसमें सूची फर्स्ट में दफन प्रथा व सूची सेकंड में उनके स्थल के विषय में जानकारी आई है, जिसके अंतर्गत पहला है पत्थर का ताबूत दफन व पात्र दफन व दोहरा दफन। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। पत्थर का ताबूत कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। ताबूत दफन ये सुरकोटदा से और पात्र दफन हड़प्पा से तथा दोहरा दफन ये मिला है कालीबंगा से। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक मूर्तियों में शामिल थी मुहरें और मुहरबंदी, आकृति और मूर्तियां, टेराकोटा मूर्तियां या ताबीज और गोलियां। ये कूट के माध्यम से उपरोक्त में से कौन सा सही है या कौन से सही हैं ये बताना है। 19 नंबर प्रश्न में सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये सभी तथ्य यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं कौन कौन सी नदियां? सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। इनको कूट के माध्यम से बताना है कि कौन कौन सी नदियों के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ या बसा हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र। तो 20 नंबर प्रश्न में सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा। यानी सिंधु पहले में दिया है सिंधु, दूसरे में चेनाब और तीसरे में झेलम। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ गंगा को छोड़कर। अगला प्रश्न है सैंधव सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वे लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। सैंधव सभ्यता के लोगों द्वारा नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी। कोठार इस सभ्यता के महत्वपूर्ण अंग थे। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो इनमें कौन सा कथन असत्य है या गलत है? तो इसमें गलत है, नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी, ये यहाँ पे गलत तथ्य दिया गया है।
बाकी शेष सब सही तथ्य हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्नानुसार हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। सिंधु सभ्यता के लोग ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की उपासना करते थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था और सिंधु सभ्यता के लोगों को लेखन की जानकारी थी। तो इसमें कौन कौन से सही हो जाएंगे, कूट के माध्यम से बताना है। ये होगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा, यानी सिंधु सभ्यता में मिट्टी बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था, इसलिए इनको लाल मृदभांड की संज्ञा दी जाती है। दूसरा है, सिंधु सभ्यता के लोगों को लेखन की जानकारी थी, तो ये यहाँ पे सही कथन हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई थी। हड़प्पा की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, केवल पहला यहाँ पे कथन सही दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई थी। और दूसरा कथन जो दिया गया है और तीसरा दिया गया है, ये बिल्कुल गलत दिए गए हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के खोजकर्ता अलग अलग दे दिया गया है। क्योंकि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा सन 1921-22 के दरमियान की गई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान लगाया जाता है वाणिज्य व्यापार की सुदृढ़ स्थिति के संबंध में, या श्रमिकों के लिए निर्मित आवास की प्राप्ति द्वारा, या मुद्रा का प्रचलन से, या उपरोक्त सभी तथ्यों से। तो 24 नंबर प्रश्न में सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, श्रमिकों के लिए निर्मित आवास की प्राप्ति द्वारा सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। इसमें सब सुमेलित जो नहीं है वो है राखीगढ़ी राजस्थान, ऑप्शन डी। बाकी सब सुमेलित हैं। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा का एक स्थान है और दैमाबाद ये महाराष्ट्र का एक सैंधवकालीन स्थान है, दैमाबाद। जबकि राखीगढ़ी ये राजस्थान का नहीं है। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है लिख करके कि राखीगढ़ी ये कहाँ स्थित था उस समय। अगला प्रश्न है, सिंधुवासियों को निम्न में से किसमें विश्वास था। लिंग एवं योनि पूजा, वृक्ष पशु तथा पक्षी पूजा, विभिन्न देवताओं की मूर्तियों की पूजा, या भूत प्रेतों में विश्वास। कूट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो 26 नंबर प्रश्न में सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा व चौथा। यानी पहला बिंदु यहाँ पर सही है, लिंग एवं यौन की पूजा करते थे सिंधुवासी, इनका इस पे विश्वास था। और प्रश्नानुसार इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। इस प्रकार दूसरा चौथा भी यहाँ सही हो रहा है। वृक्ष पशु तथा पक्षी पूजा में विश्वास करते थे और चौथा है भूत प्रेतों में विश्वास, यानी ओझा गिरी में भी विश्वास रखते थे, ओझाओं के जाल में फंसे थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, बाएं से दाएं साइड में लिखी जाती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी, लेखन क्रिया, वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी क्या। तो ये कूट के माध्यम से बताना है इसका उत्तर। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा तथ्य यहाँ पे सही है। पहला दिया है, चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि में और इसे अभी तक पढ़ा भी नहीं जा सका है।
तो यहाँ पे दोनों ये कथन सही दिए गए हैं। बाएं से दाएं नहीं लिखी जाती थी, क्योंकि ये दाएं से बाएं साइड में लिखी जाती थी। इसके ठीक विपरीत तीसरा वाला बिंदु हो जाएगा, तब सही होगा ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल था क्या सिंधु घाटी सभ्यता का? दैमाबाद ये सबसे दक्षिणी स्थल था क्या? बुर्जहोम सबसे उत्तरी स्थल है क्या? सुतकांगेडोर सबसे पश्चिमी स्थल है क्या? तो इसमें कूट के माध्यम से बताना है। 28 नंबर प्रश्न है ये आपके समक्ष। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा ये सुमेलित हैं। पहला आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल, ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, तो ये यहाँ पर सुमेलित है। और दूसरा दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ये भी सही है। और चौथा बिंदु है सुतकांगेडोर, ये सबसे पश्चिमी स्थल है, गुजरात राजस्थान के सेंटर में पड़ता है सुतकांगेडोर। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में सर्वाधिक मान्य मत या विचार मध्य एशिया है। भारत में आर्यों का आगमन आप्रवासी के रूप में हुआ। कूट के माध्यम से सही तथ्य निकाल कर बताने हैं, तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा ये दोनों तथ्य यहाँ पर सही दिए गए हैं। और तथ्य हैं क्या, एक बार पुनः देख लेते हैं। आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में सर्वाधिक मान्य विचार मध्य एशिया है। भारत में आर्यों का आगमन आप्रवासी के रूप में हुआ, तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र बिंदु सप्त सैंधव प्रदेश था। प्रारंभिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान था। अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। उत्तर वैदिक काल के आर्यों को संपूर्ण गंगा नदी घाटी का भौगोलिक ज्ञान था। तो क्वेश्चन नंबर में इस 30 में सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जो कि असत्य दिया गया है। प्रारंभिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान था, ये यहाँ पे गलत है। बाकी ए, सी व डी विकल्प बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को सम्मिलित रूप से त्रयी कहा जाता है। दूसरा बिंदु है, अध्यात्मक ज्ञान विषयक नचिकेता यम संवाद कठोपनिषद में मिलता है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला व दूसरा, यानी ये दोनों कथन जो दिए गए हैं वो सही दिए गए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को सम्मिलित रूप से त्रयी कहा जाता है। वह अध्यात्मक ज्ञान विषयक नचिकेता यम संवाद कठोपनिषद में मिलता है, प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद संगीत, सामवेद बलिदान विधि, अथर्ववेद औषधि तंत्र मंत्र। क्या ये सही सुमेलित हैं या नहीं है? तो कैसे सुमेलित होंगी इसके विषय में इस कूट के माध्यम से निकालना है उत्तर। तो ये सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। पहला, तीसरा। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित इसमें वर्णन मिलता है, और यजुर्वेद में बलिदान विधि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, और सामवेद इसमें संगीत की शिक्षा प्राप्त होती है। अथर्ववेद औषधि तंत्र मंत्र से संबंधित वेद की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? गायत्री मंत्र तीसरा मंडल में है क्या? शूद्र की चर्चा 10वें मंडल में की गई है क्या? शिक्षा की चर्चा प्रथम मंडल में की गई है क्या? या सोम की चर्चा 9वें मंडल में की गई है क्या? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी,
शिक्षा की चर्चा प्रथम मंडल में, तो ये यहाँ पे असत्य दिया गया है, बाकी सभी युग्म सत्य हैं। केवल ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्नानुसार हो जाएगा। शिक्षा की चर्चा प्रथम मंडल, ये गलत तथ्य है। अगला प्रश्न है, आर्यों के प्रसार का क्या परिणाम नहीं हुआ? नवीन भौगोलिक क्षेत्रों का विकास, कृषिजन्य अर्थव्यवस्था का उदय, मगध में लोहे के विशाल भंडार की खोज से टेक्नोलॉजी की प्रगति, दस्तकारी विशेष में निपुणता और ज्ञान की विधाओं में विशेषज्ञता के आधार पर जाति व्यवस्था का उदय। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, दस्तकारी विशेष में निपुणता और ज्ञान की विधाओं में विशेषज्ञता के आधार पर जाति व्यवस्था का उदय, यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, जो कि आर्यों के प्रसार का परिणाम नहीं था। शेष इनके प्रसार के परिणाम थे, ऑप्शन डी को छोड़कर। तो प्रश्नानुसार ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। दशराज्य युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था क्या? ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, या ऋग्वैदिक काल में गंगा सबसे पवित्र नदी थी? तो यहाँ पे बताना है सही कूट के माध्यम से उत्तर। तो ऑप्शन बी, पहला व दूसरा तथ्य यहाँ पर बिंदु सही दिया गया है। कथन पहला व दूसरा, पहला है दशराज्य युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, तो बिल्कुल सही है। और ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, तो ये भी कथन यहाँ पर सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थीं, ना कि जमीन, या उपरोक्त सभी तथ्य। तो इसमें सही विकल्प होगा उपरोक्त सभी तथ्य यहाँ पर सही दिए गए हैं। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, इससे संबंधित ये जो तथ्य दिए गए हैं ए, बी व सी के अंतर्गत, ये पूर्णतया सत्य हैं। अगला प्रश्न है, 37वां सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट व सूची सेकंड। होत्र, उद्गाता, अधर्व, ब्रह्मा। तो इसे कूट के माध्यम से मिलान करके सही उत्तर बताना है। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। होत्र ये ऋग्वेद का पाठ करने वाला होता था, और उद्गाता इसको सामवेद का पाठ करने वाला कहा जाता था, उद्गाता। और जो व्यक्ति यजुर्वेद का पाठ करने वाला होता था उसे अधर्व कहते थे, और यज्ञ का निरीक्षण करने वाला जो होता था उसे ब्रह्मा कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पहला व दूसरा दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं कि मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, और दूसरा है मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। तो यहाँ पे दोनों तथ्य सही दिए गए हैं प्रश्नानुसार। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर आधारित, योग पर आधारित, या विधि पर आधारित, अथवा दर्शन पर आधारित हैं? उपनिषद तो ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। कौन? उपनिषद। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? यानी जो नहीं है सही वही बताना है। वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थीं,
वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थीं, वे युद्धों में सक्रिय भूमिका से भाग लेती थीं, उनका विवाह यौवनारंभ से पूर्व हो जाता था। तो इसमें सही विकल्प होगा, जो कि सही नहीं है, वे युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं, ये यहाँ पे सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था, क्योंकि राजा ऐसा नहीं चाहता था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी, यह सामाजिक संरचना के अनुकूल नहीं था, राजपद आनुवांशिक नहीं था। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी। तो ये ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था, इसी कारण। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। संहिता दिया गया है पहली सूची में और दूसरी सूची में उनकी उपनिषद के विषय में बताया गया है। एक तरफ ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद होते हैं, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। या तो इनकी संख्या या इनका क्रम पूछ लिया जाता है, या इनके विषय में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार इनका मिलान करना है। प्रश्न संख्या है 42। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। ऋग्वेद इसके समक्ष हो जाएगा उपनिषद कौशितकी, और यजुर्वेद के समक्ष कठ नामक उपनिषद हो जाएगा, और सामवेद के समक्ष होगा छांदोग्य उपनिषद, और अथर्ववेद के समक्ष होगा मुंडकोपनिषद। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे कुछ बिंदु दिए गए हैं। पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार बृहदारण्यक उपनिषद में आई। सूदखोरी एवं महाजनी की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, और तैत्तिरीय अरण्यक में पहली बार नगर की चर्चा हुई है। तो इसको कूट के माध्यम से सही उत्तर बताना है। तो 43 इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। ये सभी यानी उपरोक्त ये तीनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार बृहदारण्यक उपनिषद में आई थी, ये सही कथन है। और सूदखोरी एवं महाजनी की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, तो ये भी यहाँ पर सही है। और तैत्तिरीय आरण्यक में पहली बार नगर की चर्चा हुई है, तो ये कथन भी यहाँ पर प्रश्नानुसार सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राजा की शक्ति में निरंतर वृद्धि हो रही थी, राजा पूर्ण रूप से निरंकुश हो गया था, या शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा पर सभाओं का प्रभाव था, या फिर ब्राह्मण की परिषद का राजा पर प्रभाव था। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, राजा पूर्ण रूप से निरंकुश हो गया था। तो ये यहाँ पे कथन असत्य दिया गया है, ऑप्शन बी। बाकी सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन बी प्रश्नानुसार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से संबंधित थे, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था अपने संघर्ष युद्धों में, इसलिए वो सफल रहे अपने संघर्षों में। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में बहुविवाह नहीं था या बाल विवाह प्रमुख था? अथवा विधवा पुनः शादी कर सकती थी, पत्नी का समाज में उच्च स्थान था। वैदिक युग में पूछा गया है यहाँ पर, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी,
विधवा पुनः शादी कर सकती थी। किस युग में? वैदिक युग में। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट व सूची सेकंड में। पहले में दिया है वैदिक नदियां और सूची सेकंड में उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। इनका सुमेलन करना है कूट के माध्यम से। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा व पहला, चौथा। कुभा, तो इसमें सही इसका नाम, आधुनिक नाम हो जाएगा कुभा का काबुल। काबुल वैदिक नदी है कुभा, इसका सही आधुनिक नाम होगा काबुल। और परुष्णी नदी का आधुनिक नाम हो जाएगा रावी नदी। सदानीरा, इसका आधुनिक नाम हो जाएगा गंडक नदी। और सतुद्री, इसका सही नाम तो सामने ही दे रखा है सतलज नदी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार करें एवं असत्य युग्म का चयन करें। महावीर का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, या महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे, या महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी, या महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। तो इसमें कौन सा कथन असत्य दिया गया है ये आपको बताना है। तो इसमें असत्य कथन है ऑप्शन ए के अंतर्गत, महावीर का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में नहीं हुआ था, क्योंकि ये गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी कपिलवस्तु। जबकि महावीर का जन्म हुआ था कहाँ पर? वैशाली में। फिर भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? अरिष्टनेम एवं पार्श्वनाथ, ऋषभदेव एवं अरिष्टनेम, पार्श्वनाथ एवं मल्लनाथ, पार्श्वनाथ एवं महावीर। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख हुआ है, ये यहाँ पे पूछा गया है। इनमें से कौन? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषभदेव एवं अरिष्टनेम। ऐसे दो जैन तीर्थंकर थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऋषभदेव एवं अरिष्टनेम का। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के संदर्भ में निम्न को सही सुमेलित कीजिए। जन्म और इनके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं सूची सेकंड में, और यहाँ पे इनके कार्यों से संबंधित कुछ विषय दिया गया है। तो पहला है जन्म, क्या घोड़ा से संबंधित था? गृह त्याग, कमल इसका प्रतीक चिन्ह था क्या? ज्ञान इसका पद चिन्ह था क्या? निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या पीपल था? तो 50 नंबर प्रश्न में सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। जन्म के समक्ष हो जाएगा कमल। जन्म का प्रतीक क्या था? गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक था कमल। और गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। और ज्ञान का प्रतीक था पीपल, जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधिसत्व कहलाए थे। ज्ञान, पीपल, ज्ञान के समक्ष हो जाएगा पीपल। व निर्वाण, जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये वहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, पद चिन्ह। निर्वाण पद चिन्ह इसका प्रतीक चिन्ह होगा। तो यदि अभी तक हमारा चैनल KDGS पॉइंट आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर कर दें व बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यथा समय प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन कौन थे? पाणिनि एवं पतंजलि, वशिष्ठ एवं विश्वामित्र, अश्वघोष एवं नागार्जुन, अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विश्वास जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का समान धार्मिक विश्वास था या थे? कर्म नियम में विश्वास, नास्तिकता में विश्वास, अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास या कठोर यतित्ववाद पर बल? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा व तीसरा। तथ्य यहाँ पर सही दिया गया है, पहला, दूसरा व तीसरा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट जिसमें जैन सम्मेलन दिए गए हैं, सूची सेकंड में उनके अध्यक्षों के विषय में दिया गया है, इनका सुमेलन करना है। इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा क्रमशः। यानी प्रथम पाटलिपुत्र में जो जैन सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की, और दूसरा जैन सम्मेलन मथुरा में हुआ, इसकी अध्यक्षता आर्य स्कंदिल ने की थी, और तीसरी जैन सम्मेलन में वल्लभी नामक स्थान पर तीसरा जैन सम्मेलन हुआ और इसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रमण के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंग विजय, वैशाली विजय, अवंत विजय, सूरसेन विजय दे रखा है और इनके राजाओं के विषय में इधर शासकों के विषय में दिया गया है, तो सुमेलन करना है। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जो कि सुमेलित नहीं है, सूरसेन विजय, कालाशोक, ये सुमेलित यहाँ पर नहीं है, शेष सभी सुमेलित हैं। अंग विजय बिंबिसार से संबंधित है, वैशाली विजय अजातशत्रु से संबंधित है, अवंत विजय शिशुनाग से संबंधित है, किंतु सूरसेन विजय कालाशोक से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है सुमेलन से संबंधित, जिसमें एक तरफ राजा और उनके राज्य दूसरी सूची में दिए गए हैं, चंड प्रद्योत। तो क्वेश्चन नंबर 55, इसको कूट के माध्यम से इसका उत्तर बताना है। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, चंड प्रद्योत। तो इसमें इसके सामने हो जाएगा इनका राज्य अवंती और उदयन के समक्ष हो जाएगा वत्स। प्रसेनजीत का राज्य था कौशल और अजातशत्रु का राज्य था मगध। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? कर्म में विश्वास रखते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। कूट के माध्यम से उत्तर इसका बताना है। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा व तीसरा। तथ्य यहाँ पर सही दिया गया है, पहला, दूसरा व तीसरा। पहला तथ्य है कर्म में विश्वास रखते थे और दूसरा आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। कौन? गौतम बुद्ध। और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ये तीन कथन यहाँ पर क्रमशः सही हो जाएंगे, किंतु ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध बौद्ध संगीतियों के आयोजकों का सही क्रम क्या है? अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक, कनिष्क। इनका क्रम सजाना है प्रश्न में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। यानी सबसे पहले कालाशोक, उसके बाद अजातशत्रु, फिर हैं अशोक और उनके बाद का शासन रहा कनिष्क का, जिन्होंने बौद्ध संगीतियों का आयोजन इस क्रम में किया। सबसे पहले बौद्ध संगीत किसने करी? तो कालाशोक ने, या कालाशोक के शासनकाल में हुई, और उसके पश्चात अजातशत्रु के शासनकाल में, फिर उसके पश्चात अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति, और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी इसे जैन धर्म से अलग करती है या भिन्न करती है? वेदों की सत्ता अस्वीकार, कर्म की प्रभावशीलता में विश्वास, अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह
दोनों का तिरस्कार, सभी प्राणियों को क्षति नहीं पहुंचाने की अभिवृत्ति। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि बौद्ध एवं जैन धर्म से भिन्न विशेषता थी, सभी प्राणियों को क्षति नहीं पहुंचाने की अभिवृत्ति। ये बौद्ध धर्म की विशेषताओं में से अलग थी, किसकी? जैन धर्म की विशेषता थी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। इसमें पहला बिंदु है, बुद्ध ने आनंद के परामर्श पर संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया। दूसरा है, महात्मा बुद्ध का अंतिम वर्षा काल वैशाली था। बुद्ध ने सर्वाधिक समय श्रावस्ती में बिताया। कूट के माध्यम से इसका उत्तर बताना है। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पहला व दूसरा बिंदु यहाँ पर कथन सही दिया गया है। पहला कथन क्या कहता है? बुद्ध ने आनंद के परामर्श पर संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है, महात्मा बुद्ध का अंतिम वर्षाकाल वैशाली था, तो ये भी यहाँ पर सही है। किंतु कथन 3 में जो तथ्य दिया गया है ये गलत है कि बुद्ध ने सर्वाधिक समय श्रावस्ती में बिताया, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में तीर्थंकर दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनके प्रतीक दिए गए हैं। ऋषभदेव, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ व महावीर, तो इनका मिलान करना है एक दूसरे के समक्ष। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, चौथा तीसरा दूसरा पहला। ऋषभदेव का प्रतीक है सांड, अजीतनाथ का प्रतीक है हाथी और पार्श्वनाथ का प्रतीक है सांप और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह। इस प्रकार विकल्प सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्म इस तथ्य पर विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में शासक दिया गया है और सूची सेकंड में उनके उपनाम दिए गए हैं शासकों के। तो इसे कूट के माध्यम से बताना है। तो बिंबिसार, तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्रमशः सही दिया गया है। यानी बिंबिसार इसका उपनाम था श्रेणिक और अजातशत्रु का कुणिक, कालाशोक का उपनाम था काकवर्ण और धनानंद का उपनाम था अग्रमीज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला तथ्य है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। दूसरा है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची या लिस्ट मिलती है। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा, यानी दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के संदर्भ में निम्न को सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, तीसरा दूसरा पहला चौथा। जन्म, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, तो इसके समक्ष तीसरा बिंदु आ जाएगा सूची सेकंड का। और ज्ञान प्राप्ति,
बोध गया में हुई, इसलिए इसके समक्ष दूसरा बिंदु सामने ही दे रखा है। और प्रथम प्रवचन जो दिया बुद्ध ने वो दिया था सारनाथ में, और इनका निधन हुआ था कुशीनगर में। तो ये क्रम यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन सी के अंतर्गत ये दिया गया है, इसका मिलान आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? ईश्वरीय सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, या वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास, या स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो ये इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास। आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों के विभेदक हैं या लक्षण हैं भारत में, वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास। ऑप्शन सी प्रश्नानुसार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? चंद्रगुप्त, सैंड्रोकोटस, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णु शर्मा। तो इसमें सही विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्नानुसार ऑप्शन डी, चाणक्य। विष्णु शर्मा इनका नाम नहीं था, इनका नाम था चाणक्य का विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य, इनके उपनाम भी थे। चाणक्य के दो उपनाम थे, विष्णुगुप्त अथवा कौटिल्य। और शेष ABC बिंदु के अंतर्गत जो नाम दिए गए हैं इनका सही मिलान है ऑलरेडी। इसमें चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा जाता था, बिंदुसार को अमित्रघात की संज्ञा दी गई है, और अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सौह, गौरा, ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित हैं। ह्वेनसांग राजगृह एवं श्रावस्ती में अशोक के अभिलेखों की चर्चा करता है। फाहियान संकिसा नामक स्थान पर सिंह की आकृति युक्त अभिलेख की चर्चा करता है। सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टील पैंथर ने अशोक की लिपि को पढ़ा था। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि यहाँ सही नहीं है। सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टील पैंथर ने अशोक की लिपि को पढ़ा था, तो ये कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। शेष सभी कथन सही हैं उपरोक्त। अगला प्रश्न है 68 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला बिंदु है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुम्मिनदेई अभिलेख है। अशोक का सबसे लंबा स्तंभलेख 7वां स्तंभलेख है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला व दूसरा दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं कि अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा है, तो वो है रुम्मिनदेई अभिलेख। और अशोक का सबसे लंबा स्तंभलेख कौन सा है, तो वो है 7वां स्तंभलेख। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे पहला कथन है, चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक था। अर्थशास्त्र से चाणक्य एवं चंद्रगुप्त के जीवन संबंधी जानकारी मिलती है। और तीसरा है, अर्थशास्त्र में चाणक्य एवं मेगास्थनीज के मुलाकात की चर्चा है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला बिंदु यहाँ पर सही दिया गया है कि चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक था। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। शेष दूसरा व तीसरा कथन गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियासत का उल्लेख भी मिलता है? लुम्बिनी का स्तंभलेख, सारनाथ का शिलालेख, गिरनार का शिलालेख, या फिर सांची का स्तंभलेख। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांची का स्तंभलेख।
तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुम्बिनी का स्तंभलेख। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियासत का उल्लेख है? तो ये है लुम्बिनी का स्तंभलेख में। यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुम्बिनी का स्तंभलेख। क्वेश्चन नंबर 70। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है? शाहबाजगढ़ी अभिलेख, मास्की अभिलेख, सेह गौरा ताम्रपत्र या महास्थान अभिलेख? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, तीसरा व चौथा बिंदु यहाँ पर सही है। तीसरा कहता है सेह गौरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख, ये अकाल से निपटने के उपायों का वर्णन करते हैं। तीसरा व चौथा अभिलेख जो हैं अकाल से निपटने के संबंध में जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था। वस्तुओं पर 1/10 शुल्क निश्चित था। वस्तुओं के विक्रय पर राज्य की कड़ी निगरानी रहती थी। राज्य स्वयं कुछ कारीगरों को सीधे नियुक्त करता था। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तुओं पर 1/10 शुल्क निश्चित था मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण में, जो कि ये कथन सही दिया गया है, वस्तुओं पर 1/10 शुल्क निश्चित था। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के समझ। समाहर्ता इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। समाहर्ता कहते थे संग्राहक को, और सन्निधाता इसको कोषाध्यक्ष कहा जाता था, और नागरक को नगर मजिस्ट्रेट तथा अच्छपाटलिक को केंद्रीय लेखाधिकारी की संज्ञा दी जाती थी, या उस समय इनका ये नाम हुआ करता था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा 73 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक या शासकों की उपाधि देवनामपीय थी? अशोक की, दशरथ की, बृहद्रथ की या कुणाल की? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पहला व दूसरा। अशोक व दशरथ की उपाधि थी कौन सी? देवनामपीय। अशोक व दशरथ, यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, या मेगस्थनीज की इंडिका में, या उपरोक्त सभी में? तो इसमें सही विकल्प होगा मेगस्थनीज की इंडिका में मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में किया गया है। अगला प्रश्न है सुमेलन से संबंधित, जिसमें एक तरफ अभिलेख दिया गया है और दूसरी सूची में उन अभिलेखों पर उकेरी गई विषय वस्तु का वर्णन मिलता है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। दूसरा शिलालेख, इसकी विषय वस्तु थी मनुष्यों तथा पशुओं के कल्याण की बात करता था ये दूसरा शिलालेख। और 5वां शिलालेख धम्म महामात्र संस्था की व्याख्या करता है। और 12वां शिलालेख जो है वो धर्म की सार वृद्धि पर जोर देता है। और 13वां शिलालेख धम्म विजय का दावा करता है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा। ये हम यहाँ वीडियो पॉज कर देते हैं थोड़ा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विषयों में अशोक की सर्वाधिक क्रांतिकारी धारणा क्या थी? नौकरों तथा वृद्धों के साथ उचित व्यवहार किया जाए,
जन्म, विवाह एवं यात्राओं के समय किए जाने वाले कर्मकांडों का विरोध, या सभी सामाजिक हर्षोत्सवों का विरोध, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्म, विवाह एवं यात्राओं के समय किए जाने वाले कर्मकांडों का विरोध। ये अशोक की सर्वाधिक क्रांतिकारी धारणा थी सामाजिक विषयों को लेकर। कौन सी? ऑप्शन बी, जन्म, विवाह एवं यात्राओं के समय किए जाने वाले कर्मकांडों का विरोध। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों से निम्न में से किस तथ्य की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, समकालीन सांप्रदायिक और धार्मिक संघर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, रुद्रदामन ने, या स्कंदगुप्त ने? इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु स्थलबाहु से धर्म की शिक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला, यानी कर्नाटक में स्थित है श्रवणबेलगोला, तो कर्नाटक में संलेखना विधि द्वारा शरीर त्याग दिया। मौर्य शासक संप्रति भी जैन था। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु स्थलबाहु से धर्म की शिक्षा ली। ये कथन यहाँ पर सही नहीं है, शेष कथन सही दिए गए हैं ऑप्शन बी को छोड़कर। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की तुलना में स्तंभ लेखों के संदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर क्या है? स्तंभ लेखों में सामाजिक कल्याणकारी कार्यों पर विशेष बल दिया गया है। स्तंभ लेखों में धम्म के बारे में कट्टरपन या धर्मांधता का अहंकारोन्माद का संकेत मिलता है। स्तंभ लेख मुख्यतः धम्म के नैतिक पक्षों और बौद्ध धर्म के प्रति अशोक के लगाव का द्योतक है। शिलालेख सामान्य जनता को संबोधित है और स्तंभ लेख बौद्ध संघ को संबोधित है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, स्तंभ लेखों में धम्म के बारे में कट्टरपन या धर्मांधता और अहंकारोन्माद का संकेत मिलता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्याख्या मिलती है किस तथ्य की या किस विषय की? राजनीतिक सिद्धांतों की, आर्थिक सिद्धांतों की, सामाजिक सिद्धांतों की, या फिर धार्मिक सिद्धांतों की? ये इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनीतिक सिद्धांतों की व्याख्या मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। अशोक के अभिलेखों में 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है। दूसरा बिंदु है, 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है। और तीसरा है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला व दूसरा कथन यहाँ पर सही दिया गया है और वो है क्या? अशोक के अभिलेखों में 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है, कथन सही दिया गया है ये। और दूसरा है, 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं सिवाय 3 के। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला है, मेगास्थनीज सेलुकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और यूनानी राजदूत डायमेकस बिंदुसार के शासनकाल में आया था और
अशोक का समकालीन सिंघल नरेश तिस था। अशोक के दरबार में अनेक देशों के राजदूत आए थे। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, ऑप्शन डी। अशोक के दरबार में अनेक देशों के राजदूत आए थे, तो ये कथन यहाँ पर सही नहीं है, इसलिए यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के सारनाथ स्तंभ के शीर्ष फलक पर निम्न में से कौन कौन से जानवर बने हुए हैं? हाथी, बाघ, घोड़ा, सांड, शेर। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी हाथी, घोड़ा, सांड व शेर अशोक के सारनाथ स्तंभ के शीर्ष फलक पर इन जानवरों को उकेरा गया है या चित्रित किया गया है, गढ़ा गया है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों से निम्नलिखित में से किस बात का ज्ञान नहीं होता है? ऑप्शन ए, उसने उच्च पदों पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों को नियुक्त किया। उसने भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों को चेतावनी दी कि बौद्ध धर्म में संघ भेद करने पर उन्हें दंडित किया जाएगा। उसने स्पष्ट रूप से बुद्ध धम्म और संघ में आस्था व्यक्त की। उसने प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों की यात्रा की। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक के अभिलेखों से निम्नलिखित में से किस बात का ज्ञान नहीं होता है? तो उसने उच्च पदों पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों को नियुक्त किया। ये कथन यहाँ पर सही नहीं दिया गया है, इसलिए उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म का क्या अभिप्राय था? केवल अपने धर्म के प्रति दृढ़ भक्ति, माता पिता की सेवा, जीवों के प्रति अहिंसा, खर्च में कटौती। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, दूसरा, तीसरा व चौथा बिंदु यहाँ पे सही दिया गया है। अशोक के धम्म से संबंधित माता पिता की सेवा, जीवों के प्रति अहिंसा करना, खर्च में कटौती करना, ये अशोक के धम्म से आशय अभिप्रेरित करता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा एक असत्य है? ऑप्शन ए दिया गया है, मौर्य काल में ही दासों को कृषि कार्य में बड़े पैमाने पर लगाया गया। गृहदास सर्वप्रथम मौर्य काल में ही पाए जाते हैं। मौर्य काल में ही छल्लेदार कुएं प्रचलित हो गए। मौर्य काल में बस्तियां मैदानी इलाकों में भी बसने लगीं। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, गृहदास सर्वप्रथम मौर्य काल में ही पाए जाते हैं। ये कथन यहाँ पर असत्य हो जाता है। बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं सिवाय ऑप्शन बी के, गृहदास सर्वप्रथम मौर्य काल में ही पाए जाते हैं, तो ये कथन यहाँ पे असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की अभिलेख में, गुर्जरा अभिलेख में, या फिर नेट्टूर अभिलेख में, या फिर उड़ेगोलम अभिलेख में? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी जो बिंदु 1, 2, 3, 4 दिया गया है, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उड़ेगोलम, इन सभी अभिलेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक के राज्यादेश के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? स्तंभ साम्राज्य के सभी भागों में अवस्थित थे। राज्यादेश उनके व्यक्तिगत सरोकारों का ब्यौरा देते हैं, परंतु साम्राज्य की घटनाओं के विषय में मौन हैं। और ऑप्शन सी कहता है, शिलालेखों पर उत्कीर्ण लेख का विषय स्तंभ लेखों पर उत्कीर्ण लेख के विषय से पूर्णतः भिन्न है। ग्रीक या अरमाइक लेख अन्य लेखों में प्रयोग किए गए मूल पाठ के भाषांतर या अनुवाद हैं। तो इसमें कौन सा एक सही है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए,
स्तंभ साम्राज्य के सभी भागों में अवस्थित थे। ये कथन यहाँ पे अशोक के राज्यादेश से संबंधित कथन सही दिया गया है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला बिंदु है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की, किसकी हत्या करके? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके। अगला बिंदु है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना में सेनापति के पद पर था। शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में हुई थी। तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो ये है ऑप्शन बी, पहला व दूसरा। पहला कथन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। तो ये कथन सही है। और दूसरा कथन, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना में सेनापति के पद पर था। तो ये भी कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख या फिर फतेहपुर का रेह अभिलेख? तो ये मिलता है ऑप्शन बी, धनदेव का अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है। किसमें? अयोध्या अभिलेख में। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं गलत उत्तर का चयन करें। पहला कथन है, सातवाहन वंश का संस्थापक सातकर्णी प्रथम था। हाथी गुम्फा अभिलेख के सातकर्णी का समीकरण सातकर्ण प्रथम से किया जाता है। सी, सातवाहन की राजकीय भाषा संस्कृत थी। और अंतिम विकल्प है, सर्वप्रथम सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमिदान किया। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवाहनों की राजकीय भाषा संस्कृत थी, जो कि यहाँ पे प्रश्नानुसार गलत कथन दिया गया है। ऑप्शन सी, सातवाहनों की राजकीय भाषा संस्कृत थी, ये गलत कथन है। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा कौन सी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन से कनिष्क के समकालीन थे? भद्रबाहु, नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा व चौथा। ये कनिष्क के समकालीन थे। कौन कौन से? नागार्जुन, वसुमित्र व अश्वघोष कनिष्क के समकालीन शासक थे। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था चतुर्थ बौद्ध संगीत को। क्या इसके अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे? क्या बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में इसी बौद्ध संगीत में विभाजित हो गया था क्या? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी कथन। यानी चतुर्थ बौद्ध संगीत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। तो ये कथन जो उपरोक्त दिए गए हैं, पहला, दूसरा व तीसरा, ये सभी कथन यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, इसके सैनिक विजयों की जानकारी इसकी माँ बलश्री के नासिक अभिलेख से मिलती है। इसने अपने सिक्कों पर राजश्री अंकित करवाया। इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि भी धारण की। इस वशिष्ठी पुत्र पुलमावी इसका पुत्र था। वासिष्ठी पुत्र पुलमावी इसका पुत्र था। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की।
ये कथन यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। बाकी ए, सी व डी विकल्प के अंतर्गत जो भी कथन दिया गया है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्नानुसार हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात जिले में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। अगला बिंदु है, ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। कूट के माध्यम से इसका उत्तर बताना है, तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पहला व दूसरा, यानी ये दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात जिले में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है, और दूसरा कथन भी सही है जो कि है ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर कालीन निम्न अभिलेखों को उनके शासक या वंश के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट में अभिलेख दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनके शासक या वंश के विषय में जानकारी दी गई है। तो इसमें सही विकल्प है ऑप्शन सी, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। सिनकोट अभिलेख के समक्ष हो जाएगा गोंडो फर्निस, और तख्ते बही अभिलेख के समक्ष होगा कुषाण का शासनकाल, और पंजतर अभिलेख के समक्ष होगा रुद्रदामन का शासनकाल, और जूनागढ़ अभिलेख ये मिनांडर के समय का शासनकाल हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम सीसे का सिक्का जारी किया। अगला बिंदु है, कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए। तीसरा बिंदु है, हिंद यवन शासकों का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत उनके सिक्के हैं। तो इसमें सही कथन बताना है कूट के माध्यम से। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी ये तीनों बिंदु यहाँ पर सही दिए गए हैं। और वो हैं क्या? पहला है, सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम सीसे का सिक्का जारी किया। दूसरा, कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए। तीसरा, हिंद यवन शासकों का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत उनके सिक्के हैं। तो ये तीनों बिंदु यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न एवं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्न को सही कालानुक्रम में सजाएं। पहला बिंदु है यूनानी, ईरानी, फिर दूसरा, तीसरा कुषाण, फिर चौथा शक। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूसरा, पहला, फिर चौथा, उसके बाद तीसरा। तो सबसे पहले प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कालक्रम पूछा गया है कि सबसे पहले किसने आक्रमण किया। तो इसमें सबसे पहले भारत पर ईरानियों ने आक्रमण किया, और उसके बाद यूनानी ने, और उसके पश्चात शक के द्वारा आक्रमण किया गया भारत पर, और सबसे अंत में कुषाणों के द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो, KDGS पॉइंट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आप तक यथासमय पहुंच सके, और शेयर कर दें जिससे हमारे वीडियो की जानकारी आपके मित्रों को भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।